गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम महेंद्र यादव है और आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम की वेटनरी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले वेटनरी जेनेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स होती है, वो होती क्या है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा होती है हेरिडिटी व वेरिएशन का अध्ययन। अब हमें जेनेटिक्स की परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले तो हेरिडिटी का मतलब समझना होगा कि हेरिडिटी होती क्या है। तो जो हेरिडिटी होती है वो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन, या दूसरे शब्दों में कहे तो लक्षणों का जनकों से संतति में गमन, उसे अपन हेरिडिटी कहते हैं। और जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं। जैसे हम देखते हैं हमारी चारों तरफ अलग अलग प्रजाति के अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी आपस में सेम नहीं होता। एक प्रजाति के प्राणी भी आपस में सेम नहीं होते, एक माता पिता की संतानें भी आपस में सेम नहीं होती, यहाँ तक कि बहुत से जुड़वा भी आपस में सेम नहीं होती। तो उसके लिए जिम्मेदार जो चीज है वो है वेरिएशन। अब वेरिएशन आता क्यों है? अगर वेरिएशन के आने की बात करें तो वेरिएशन आता है दो चीजों की वजह से। पहला है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा है म्यूटेशन। अब जो क्रॉसिंग ओवर है उससे छोटे स्तर पर परिवर्तन आते हैं और जो म्यूटेशन है उससे बड़े स्तर पर परिवर्तन आते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर लगातार होता है और जो म्यूटेशन है वो अचानक से वह कई वर्षों में एक बार होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो हमने जेनेटिक्स की परिभाषा पढ़ी, जेनेटिक्स के साथ साथ हमने हेरिडिटी की परिभाषा पढ़ी और वेरिएशन की परिभाषा पढ़ी कि अगर हमें जेनेटिक्स समझनी है तो हेरिडिटी भी समझनी जरूरी है और वेरिएशन भी समझने जरूरी है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि ये जेनेटिक्स में जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते तो है, पर जाते किसके द्वारा है? तो ये लक्षण जाते हैं गुणसूत्रों के द्वारा। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र का नाम सुनते हुए गुणसूत्र होते क्या हैं? तो देखो, जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और एक विशिष्ट प्रोटीन आती है, हिस्टोन प्रोटीन, उससे मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम साफ शब्दों में बात करें तो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी संरचना को हमें गुणसूत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखे तो डीएनए
भाई डीएनए तो आप सभी जानते ही हैं। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन आती है जो 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। वो डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करती है। तो आप इसे एक बार नोट आउट कर लीजिए। लिख लिया होगा आप सभी ने। तो हमने बात की कि जो गुणसूत्र होते हैं उसमें डीएनए होता है, और जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, गुणसूत्र लेके जाते हैं। पर गुणसूत्रों पर भी ऐसी क्या चीज है कि जो लक्षणों को नियंत्रित करती है, हमारी जो शरीर की क्रिया है उनको नियंत्रित करती है, तो उसी का नाम है जीन। जैसे हमारे शरीर के लिए जो कोशिका है वो आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक सभी कार्य करती है, वैसे ही जो जेनेटिक्स है उसके लिए ये सभी कार्य करती है जीन। लक्षणों का नियंत्रण हो गया, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट करवाना हो गया, ये सभी कार्य जीन के अंतर्गत है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है आनुवांशिकता। यह जीन आनुवांशिकता की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक व जैविक इकाई है। अब हम बात करें कि जो जीन है वो गुणसूत्रों पर स्थित कहाँ होती है, तो उस स्थान को जहां गुणसूत्रों पर जीन पाई जाती है उसे हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है लोकस। लोकस। तो अगर लोकस की बात करें तो जैसे मान लो गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र की कोई विशिष्ट लंबाई होगी। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि अपना गुणसूत्र है, उसकी लंबाई है 10 माइक्रोमीटर। तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे गुणसूत्र पर लगातार जीन्स पाई जा रही है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे नहीं पाई जा रही। तो जहां पे जीन पाई जाएगी गुणसूत्र पे, उस स्थान को हमें लोकस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो जीन है वो किस प्रकार से लक्षणों को नियंत्रित करती है, इसके कोई रूप है या और कुछ है, इसकी कोई प्रकार है। तो जीन के अलग अलग रूप होते हैं, उन्हें हम एलील कहते हैं। कि एक जीन के अलग अलग रूप या एक जीन के दो रूप को हमें एलील कहते हैं। तो अब एलील की बात करें तो एलील के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीन किस प्रकार से एलील के द्वारा नियंत्रित करती है लक्षणों को। तो जैसे मान लो हमें लंबाई की जीन की बात करते हैं उदाहरण के लिए। तो जैसे मान लो लंबाई की जीन है तो वो लंबाई को नियंत्रित करेगी। तो उसके लिए तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन संभावना हो सकती है जीन की। एक तो कि दो कैपिटल डी टी एलील उपस्थित हो, और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी उपस्थित हो, और तीसरा स्मॉल टी उपस्थित हो। तो ये तीनों ही संभावनाएं एक जीन के दो एलील है कि या तो समान कैपिटल प्रभावी एलील उपस्थित हो सकते हैं, या एक प्रभावी और एक दमनशील एलील उपस्थित हो सकता है, या दोनों दमनशील एलील उपस्थित हो सकते हैं। तो जीन की पहली परिभाषा लिखते हैं एलील की।
अब इसके प्रकारों की बात करें तो इसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं एलील के भी। पहला डोमिनेंट एलील और दूसरा रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील तो वे एलील होते हैं जो हेटेरोजाइगस स्थिति में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस स्थिति को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो इस स्थिति में जो भी एलील अपना प्रभाव दर्शाएगा वो होगा डोमिनेंट एलील, और जो इस स्थिति में अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा उस एलील को हम बोलेंगे रिसेसिव एलील। अब हम दूसरी बात करें रिसेसिव एलील की। तो इस दोनों परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि जो हेटेरोजाइगस स्थिति में अपना प्रभाव दर्शाए वो डोमिनेंट एलील, और जो हेटेरोजाइगस स्थिति में अपना प्रभाव नहीं दर्शाए वो रिसेसिव एलील। अब हेटेरोजाइगस समझने के लिए हमारे को एक और स्थिति समझनी होगी जिसका नाम है होमोजाइगस। उससे पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, नोट आउट कर लिया होगा आपने। अब हमें बात करें हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस स्थिति की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजाइगस कंडीशन की। होमोजाइगस क्या होता है? देखो, होमोजाइगस से किसी भी स्थिति के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं कि जैसे कोई भी दो समान चीजें हो तो उन्हें हम होमोजाइगस से बोल सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे एलील के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एलील जो उपस्थित होंगे दोनों एलील वो समान प्रकार के होंगे। वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, उसमें ये स्थिति भी हो सकती है कैपिटल टी भी हो सकती है, उसमें स्मॉल टी भी हो सकती है। तो भाई जो जिनके दोनों एलील उपस्थित हो वो समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। और दूसरी स्थिति होगी हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस तो हेटेरोजाइगस हम उसके लिए यूज करते हैं जब जो अपने पास में जो भी दो विकल्प उपस्थित हो, दो एलील उपस्थित हो, वो दोनों का वो अलग अलग हो, वो दोनों भिन्न भिन्न हो। तो इसमें एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। और हम अगर दूसरे प्रकार के जीन के लिए बात करें तो इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। इसके अलग अलग उदाहरण आ सकते हैं। तो बात करें हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो भाई एलील समान हो तो होमोजाइगस और एलील अलग अलग हो तो हेटेरोजाइगस। अब इस होमोजाइगस में दो स्थिति आ सकती है। देखो वो कौन कौन सी है? पहली है डोमिनेंट होमोजाइगस।
और दूसरी रिसेसिव होमोजाइगस। कि हमने ये तो देख लिया कि दोनों एलील समान होने चाहिए, पर समान होने की भी तो दो स्थिति हो सकती है ना। अगर जो दोनों एलील उपस्थित हो वो कैपिटल हो, डोमिनेंट हो, तो उस स्थिति को हम डोमिनेंट होमोजाइगस बोलेंगे। और अगर जो दोनों एलील उपस्थित हो, समान हो और वो स्मॉल हो, रिसेसिव हो, तो उसको हमें रिसेसिव होमोजाइगस बोलेंगे। और ये इसके दोनों उदाहरण है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। और इसके अगर उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण आ जाएंगे इसके, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके हम लिख लेते हैं, इसके कोष्टक में ब्रैकेट में लिख लेते हैं समझने के लिए। ये समझने के लिए लिखा है हमने कि जब दोनों जो समान एलिल है वो डोमिनेंट हो तो उसे डोमिनेंट होमोजाइगस, और जब वो रिसेसिव हो तो उसे रिसेसिव होमोजाइगस कहते हैं। इसके बाद में अपने पास दो तीन छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जैसे पहली परिभाषा की हम बात करें, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, आप सबने निषेचन पढ़ा होगा। तो जो निषेचन होता है वो मादा गैमिट, फीमेल गैमिट और नर मेल गैमिट के बीच की प्रक्रिया है, और उसके जो मिलने से जो उत्पाद बनता है उसे हमें जाइगोट बोलते हैं। तो अगर हम साफ शब्दों में अगर सीधे परिभाषा की बात करें तो निषेचन के उत्पाद को हम जाइगोट कहते हैं। अब हम बात करें पहली तो कि ये जाइगोट एक कोशी की है या बहुकोशी की। देखो ये जो जाइगोट होता है वो एक कोशी की है, यूनी सेलुलर है। इसके अंदर विभाजन से ही हमारे पूरे प्राणी शरीर का निर्माण होता है। दूसरी हम परिभाषा की बात करें, गैमिट। तो गैमिट आप सबने शुक्राणु, अंडाणु का नाम सुना होगा, उन्हें हम गैमिट कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis के उत्पाद को हमें गैमिट कहते हैं, जिसमें जो मेल गैमिट है वो शुक्राणु होगा और जो फीमेल गैमिट है वो अंडाणु होगा। आप इसे नोट आउट कर लीजिए, ये हमारे बहुत काम आएगा। देखो आप सभी इसे साथ के साथ लिखते रहिए, क्योंकि ये एचडीपी के साथ साथ जो एलएसआई की वैकेंसी निकलती है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो परिभाषा देखेंगे हम वो है फ्री मार्टी। आप सबने देखा होगा कि जो गाय होती है
उसमें अगर जो गर्भ में दो जुड़वा हो, एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो, तो उस स्थिति में जो नर होता है वो तो सामान्य होगा, लेकिन जो फीमेल होगी, जो मादा होगी, वो बंदे होती है। ऐसी स्थिति को हम फ्रीमार्टिन कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये जो मादा होती है वो बंदे क्यों होती है? क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जो मादा और जो नर है गर्भाशय में, उनका दोनों का वेस्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि उससे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से मादा प्राणी में चला जाता है और उसके जो हार्मोन है उनके प्रभाव को दबा देता है, या उनकी जो क्रिया करने की क्षमता है उनको कम कर देता है, जिससे जो मादा प्राणी है उसके जननांगों का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता, जिस कारण जो मेल होता है वो तो नॉर्मल होगा और जो फीमेल होगी वो बंदे होती है। तो इसकी हम परिभाषा लिखें। तो जो नर होता है वो तो सामान्य और जो मादा होती है वो बंदे होता है। तो उस स्थिति को हम फ्री मार्टिन कहते हैं। और ये जो फ्री मार्टिन की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ गाय में ही होती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको याद रखना है। तो ये हमने आज जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और आप हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।